हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट सीरीज। और आज हम ध्येय आईएएस का टेस्ट 5 जो है आरओ का, ये हम देखने वाले हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों। इसमें टोटल 140 प्रश्न होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स जो शामिल किया गया है वो मई 2023 का है। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मैथ रीजनिंग के होंगे और सभी सब्जेक्ट्स के इसमें जो है क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसको आज हम देखेंगे, इसका पूर्ण एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी मेरे चैनल पे पीसीएस मंत्रा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो यूपी पीसीएस आरओ के लिए हैं। जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ वो प्लेलिस्ट से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था उसने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया था। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। देखिए, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। ये जो पंचायत राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन जब किया गया था तो इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया था। ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या था कि जो ग्राम स्तर पर था वो था ग्राम पंचायत। तो ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। उसके बाद से ब्लॉक स्तर पर जो है वो पंचायत समिति का गठन किया गया था। पंचायत समिति का गठन किया गया था और जो जिला स्तर पे था वहां पे जिला परिषद का गठन किया गया था। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत का चुनाव होना था ये प्रत्यक्ष होना था। ये ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का चुनाव जो था वो प्रत्यक्ष होना था और पंचायत समिति और जिला परिषद इनका जो चयन होना था ये अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चयन होना था। तो यहाँ सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि इनके द्वारा जो ग्राम पंचायत की स्थापना है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। देखिए, गलत है, अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि उसकी जो स्थापना की जाएगी वो प्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा की जाएगी, जबकि जो पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जो जिला स्तर है इनके जो सदस्यों का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इस वजह से सेकंड वाला गलत हो गया। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। केवल एक सही है, सेकंड वाला जो है वो गलत है। इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं। देखिए, जो पंचायती राज की बात हमारे संविधान में किया गया है वो किया गया है। पहली चीज तो देखिए डीपीएसपी में कहाँ पे पंचायती राज की बात किया गया है, तो जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात किया गया है। इसके अलावा जो संविधान में जो है वो 73वां संविधान संशोधन होता है। देखिएगा, 73वां जो संविधान संशोधन होता है 1992 में, इसके द्वारा संविधान में जो है एक नया भाग जोड़ा जाता है जिसको भाग 9 कहा जाता है। संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है और इसमें जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, ये जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा संविधान में जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी पंचायत राज से संबंधित, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है इसका कि भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। कारण है कि उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है परंतु ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। देखिए, जो भारत का महान्यायवादी होता है जिसके लिए संविधान में जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के लिए किया गया है। वो सरकार का पूर्णकालिक, ना तो वो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है क्योंकि जैसे सरकार बदलती है अटॉर्नी जनरल बदल जाते हैं, और ना ही वो कोई सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल सही है। और रीजन कह रहा है क्योंकि उसे संसद के सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, इसका कारण सही नहीं है। ये कारण सही है, मतलब उसका जो कारण है वो सही नहीं है, स्टेटमेंट के रूप में ये सही है क्योंकि उसे जो है एक संसद सदस्य की तरह सभी विशेषाधिकार भत्ते प्राप्त होते हैं। वो पूर्णकालिक वकील क्यों नहीं होता है, क्योंकि संविधान में देखिए इसकी जो नियुक्ति होती है उसके लिए राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और ये जो अपना पद ग्रहण करता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करता है।
और संविधान में इसके कार्यकाल के लिए कोई भी निश्चित टाइम पीरियड नहीं रखा गया है। इस वजह से ये जो है ना तो पूर्णकालिक वकील है और ना ही सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति दिए हुए हैं और उनका कार्यकाल दिया हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए डॉक्टर जो जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा है, ये कार्यकाल उनका जो है 1967 से लेकर 1969 तक का रहा है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल है वो 1982 से लेकर 1989 के बीच में रहा, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है इसमें प्रतिभा पाटिल, देखिए जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, इनका जो कार्यकाल है ये 2007 से लेकर 2012 तक रहा है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो कार्यकाल रहा है 2002 से लेकर 2007 तक रहा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो चारों ही जो है वो एकदम सही सुमेलित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति की बात किया गया है तो ये है संविधान का जो भाग 5 संघीय सरकार से संबंधित है, उसमें जो है राष्ट्रपति आता है। और इसमें जो राष्ट्रपति की बात किया गया है वो अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो राष्ट्रपति संबंधित से देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, तो इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल की बात किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति संबंधित, आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है। और एक है आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट, वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, तो महाभियोग प्रक्रिया की बात जो है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिनको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राज्यसभा का संगठन दिया है कि राज्यसभा का जो है संगठन कब होता है। देखिए जो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 80, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और लोकसभा का जो संगठन होता है वो होता है अनुच्छेद 81, बिल्कुल सही है। और जो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होता है, देखिए वो अनुच्छेद 88 नहीं होता है, गलत है। जो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होता है वो आर्टिकल 87 में आता है। इस वजह से जो सही सुमेलित नहीं है वो सी वाला नहीं होगा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो बात किया गया है वो संविधान में अनुच्छेद 93 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है सरला मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये जो अनुच्छेद आते हैं सरला का, ये आता है 79, 80, 81। तो संसद की बात किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा की बात किस में किया गया, अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा की बात किस में किया गया, तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए पहला है इसका कथन कि न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो निहित होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों ही करेक्ट, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। लेकिन थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए अवमानना से तात्पर्य क्या है, पहले तो हमें यही जान लेना चाहिए। अवमानना से तात्पर्य क्या है, तो जो न्यायिक अवमानना अधिनियम है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, इसके तहत जो है कहा गया है कि जो न्यायालय की जो अवमानना का अर्थ होगा वो किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर को दर्शाना ही अवमानना कहा जाएगा। अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, हमारे जो न्यायालय की मतलब अगर आप उनकी गरिमा या उनके अधिकार के प्रति अगर आप अपना अनादर प्रदर्शित करेंगे तो वो अवमानना की श्रेणी में आएगा। और उसी के तहत ये भी कहा गया है कि जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है, इसके तहत इसकी जो धारा है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो धारा है 2A, इसके तहत कहा गया है कि न्यायालय की अवमानना जो है उसको 2 में बांटा गया है, एक सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। तो दोनों ही अवमानना के तहत आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो निहित है। तो देखिए जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान में दिया गया है वो अनुच्छेद
137 के तहत दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कानून जो भी निर्मित होगा उसको सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होगा कि वो उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, वो पड़ताल करेगा कि वो जो है कहीं मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है या कहीं वो संविधान का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो वो संविधान उच्चतम न्यायालय की शक्ति है, अगर वो उस आधार पे सही पाता है तो उसको कानून को वो रद्द घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे लोकटक झील है, तो लोकटक झील कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। चिल्का झील कहाँ पे है, तो खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सूरज ताल, देखिए जो सूरज ताल है ये उत्तराखंड में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये गलत है, ये उत्तराखंड में नहीं है। सूरज ताल कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है और ये बाड़ा लाचा जो दर्रा है उसके निकट है और ये कैसा है, तो ये एक खारे पानी की झील है। तो इस वजह से जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सी वाला सुमेलित नहीं है। डी भी देख लेते हैं, जो पंचभद्रा झील है तो ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और यहाँ पे यूनेस्को से संबंधित उनके वर्ष दिए हैं कि कब उन क्षेत्रों को जो है यूनेस्को के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो पहला है सुंदरवन, देखिए जो सुंदरवन को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है वो किया गया है 2004 में, नहीं वो 2001 में किया गया है, तो इस वजह से ये तो गलत हो गया। सी जो है पचमढ़ी, पचमढ़ी को जब बी है पचमढ़ी, मैंने गलत बोल दिया, बी जो पचमढ़ी है इसको जो है 2000 में नहीं शामिल किया गया है, इसको 2009 में शामिल किया गया है, इस वजह से ये भी सुमेलित नहीं है। सी है इसका ग्रेट निकोबार, देखिए जो ग्रेट निकोबार है इसको 2012 में नहीं, इसको 2013 में ग्रेट निकोबार को यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। और डी है नोरकेक, देखिए जो नोरकेक है इसको 2009 में शामिल किया गया है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जनजाति पूछ रहा है, तो अबोर है, मिकिर है, कुकी है, डफला है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, कुकी। कुकी जो है ये मणिपुर की जनजाति है, कुकी जो है ये मणिपुर की जनजाति है, ना कि ये अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की अबोर, मिकिर, डफला है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित बोर्ड दिए हुए हैं और उनकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो कुटीर उद्योग की स्थापना किया गया था वो 1948 में किया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की जो स्थापना किया गया था वो 1949 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, देखिए जो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड है ना इसकी स्थापना 1950 में किया गया है, ना कि 1953 में, तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। और डी है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना जो है वो 1954 में किया गया था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में कि जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है, और इसका जो प्रभावित क्षेत्र है, जिसका वह क्षेत्र है ये देखिए 87% तो ये मध्य प्रदेश में प्रभावित होती है, इसके बाद से जो 11.5% है ये गुजरात में प्रभावित होती है, उसके बाद से ये 1.5% जो है वो महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। तो इसका जो सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। और सेकेंड स्टेटमेंट है इसका कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए नर्मदा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में तो गिरती ही नहीं है, इसलिए ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि ये अरब सागर में जो है गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा, केवल कथन एक सही होगा, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। दो कथन दिए हुए हैं, तो पहला है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है, और सेकंड है कि अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट है ना, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। पहली चीज धन विधेयक, देखिए धन विधेयक की जो बात किया गया है हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के बारे में बात किया गया है, और ये धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश होगा, और जो लोकसभा स्पीकर होगा यही निर्धारित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या
नहीं। धन विधेयक के मामले में जो है राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार या नगण्य कह सकते हैं अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है प्रस्तावित होता है, और ये पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का अधिकार होता है। 14 दिन के अंदर अगर वो कोई रिप्लाई नहीं करती है तो इसको पास मान लिया जाएगा, और अगर वो कोई संशोधन भी करती है तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस संशोधन को मानने के लिए बद्ध है। तो इस तरीके से धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को तो कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो है अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। देखिए जो अनुच्छेद 113(2) है, इसके अनुसार जो अनुदान मांगे हैं वो लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही अर्थात जो लोकसभा है उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार होता है, राज्यसभा को नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनुदान मांगों में भी जो राज्यसभा है इसको कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार, ध्यान रखिएगा, कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है। तो जो कार्य के अधिकार की बात हमारे संविधान में किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 41 के तहत। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। और भी अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। तो ये लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समता की बात करता है अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 15 जो है ये दो धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे जो भेदभाव होता है उसका निषेध करता है अनुच्छेद 15। और जो अनुच्छेद 43 है एक डीपीएसपी का आर्टिकल है, इसमें जो है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी से संबंधित जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 43 के तहत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए जो भारत का संविधान है इसमें राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि अगर राज्य की विधायिका कोई कानून या विधेयक पास करती है तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसको आरक्षित कर लेता है। तो वो कौन से संविधान से इसको लिया गया है? देखिए इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। उन्होंने क्या क्या लिया है और इसके लिए जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 200 के तहत ये करता है, ये आर्टिकल भी इसका ये ध्यान रखिएगा। और कनाडा से हमने क्या क्या लिया है ये भी देख लेते हैं। तो एक सशक्त केंद्र हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होंगी, जो भी अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होंगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो ये तो हमने देख ही लिया, जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक को सुरक्षित करता है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा लिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हमने समवर्ती सूची, जो हमारे यहाँ समवर्ती सूची है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जो हमारा केंद्र राज्य संबंध है इसको भी हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो शक्तियों का विभाजन है, तो जो शक्तियों का विभाजन है वो भी हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जो हमारा राष्ट्रपति है जो गणतंत्रात्मक है, ये हमने जो है फ्रांस के संविधान से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति तत्वों को लिया है। इसके अलावा जो है जो हम राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए अभी हमने पीछे देखा था ना कि निर्वाचक मंडल की जरूरत पड़ती है, तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो ये भी हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह मतलब इनएलिजिबल हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा कैसे किया जाएगा। तो जो संविधान का अनुच्छेद 103 है वो निर्वाचन में जो भी भ्रष्ट आचरण करने के कारण अगर कोई सदन का सदस्य है वो इनएलिजिबल हो गया है, इस प्रश्न का जो निश्चय करने के लिए राष्ट्रपति को जो है वो निर्वाचन आयोग की सलाह पे काम करना होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी में देख लेते हैं कि जो दल बदल के आधार पर, ये भी ध्यान रखिएगा कि भी पूछता है, जैसे जो दल बदल की बात हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची में किया गया है।
तो इसके तहत जो कहा गया है कि जो दल बदल का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका अभिकथन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। कारण इसका कह रहा है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोक सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए अभी हमने धन विधेयक की बात किया था, जो संविधान का अनुच्छेद 110 है, इसके तहत धन विधेयक की बात किया गया है। और धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया गया है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो इसलिए दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए जो धन विधेयक है इसमें जो है राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास इसको रोक सकती है। 14 दिनों में अगर पास नहीं की तो ये स्वतः ही पास माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए जो एस्टिमेट कमिटीज है, एस्टिमेट कमेटी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला है कि इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें देखिए केवल ही लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। और इसमें जो है लोकसभा के टोटल जो है वो 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। देखिए इसका जो गठन किया जाता है वो बजट पेश होने के पहले नहीं किया जाता है, ये गलत है। बजट पेश होने के बाद इसका गठन जो है वो किया जाता है। इस वजह से जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी वाला सत्य नहीं है, परंतु और भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सी है कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य जो है वो प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं होता है। और इसे अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए इसका जो गठन किया जाता है ना प्राक्कलन समिति का, इसका गठन किया जाता है कि बजट में सरकार द्वारा जो प्रस्तावित व्यय है, व्यय के जो अनुमान होते हैं उनकी जांच करना, और जो सार्वजनिक व्यय है सार्वजनिक व्यय को एक किफायत तरीके से खर्च करने का सुझाव देती है ये समिति। इसीलिए इसका जो गठन किया जाता है और ये बजट पेश होने के बाद इसका गठन होता है। इसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं, इनकी संख्या जो है वो 30 होती है। इसमें मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा जानकारियां थी जो समिति के संबंधित, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है। देखिए जो राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है तो ये समवर्ती सूची पे, बिल्कुल समवर्ती सूची पे देखिए जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। और राज्य सूची पे तो जाहिर सी बात है राज्य विधानमंडल ही कानून बनाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही होगा, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, इसका गठन ही किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें से एक को जो है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी उसका जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। उसका जो कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का, वो जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना उसका कार्य होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को जो संविधान का परिचय पत्र कहा है वो N.A. पालकीवाला ने कहा है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिए के.एम. मुंशी का भी एक स्टेटमेंट है, ये भी बहुत फेमस है। तो के.एम. मुंशी ने जो प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको संविधान की जो है वो जन्म कुंडली कहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। देखिए अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होगा, उनका जो है एक साक्ष्यात्मक मूल्य होगा, उसको साक्ष्य के रूप में उसको रखा जाएगा। और जो है अगर कोई भी अवमानना हो रही है तो उसके लिए उसके पास अधिकार होगा कि वो लोगों को दंडित कर सकता है। उसी को जो है अभिलेख न्यायालय के तौर पर रखा जाता है। और इसके जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 129 के तहत किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। देखिए जो अनुच्छेद 137 है ये सुप्रीम कोर्ट की जो पुनर्विलोकन शक्ति है उससे संबंधित है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है, पुनर्विलोकन शक्ति है, वो अनुच्छेद 137 के तहत है। अनुच्छेद 132 क्या है, तो अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अपीलीय अधिकार है।
तो यहाँ पे अपीलीय अधिकार को अनुच्छेद 132 के तहत है और अनुच्छेद 139 क्या है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 139 के तहत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन किन देशों से अधिक है। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो कौन कौन से देश से अधिक है, देशों में पूछा गया है। तो अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट को एक राष्ट्र के अगर हम उत्तर प्रदेश को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे तो उसका कौन सा स्थान आएगा जनसंख्या के आधार पे। तो इसका जो देखिए वो जापान से भी अधिक है, पाकिस्तान से भी अधिक है और ब्राजील से भी अधिक है, इंडोनेशिया से अधिक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1 2 3, तो बी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है। तो ध्यान रखिएगा 19,98,12,341 जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में है। और ये जो देश की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का टोटल 16.50% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और अगर इसको राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा तो ये 5वां स्थान पर आएगा, ये 4th प्लेस पे आएगा जो है जनसंख्या के आधार पे। इससे अधिक किसकी किसकी जनसंख्या है, तो वो चीन की है, इंडिया की स्वयं की है, फिर अमेरिका की है और फिर इंडोनेशिया की है। इसके बाद जो है 5वें क्रम पे उत्तर प्रदेश आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों का अवरोही क्रम बताना है। सबसे अधिक किससे सिंचाई होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखिए जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक सिंचाई हो रही है वो होती है नलकूप से, फिर होती है नहर से, फिर तालाब से, फिर अन्य साधन से होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए जो नलकूप से सिंचाई होती है वो 79% जो है वो नलकूप से सिंचाई होती है। इसके बाद जो है नहर से जो है वो 19% के लगभग जो है नहर से सिंचाई होती है। और उसके बाद से जो है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बहुत विविधता युक्त क्षेत्र है, इसलिए अलग अलग तरीकों की सिंचाई का जो है प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। और जो नलकूपों और नहरों द्वारा जो सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे होता है। और जो पठारी भूमि है जैसे बुंदेलखंड हो गया, वहाँ पे जो है तालाब और पोखरों से सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है। देखिए जो महाजनपद हैं टोटल 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश से हमें उनका उल्लेख मिलता है। तो वो 8 कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो है कुरु उत्तर प्रदेश में मिलता है, फिर पांचाल, फिर काशी, उसके बाद से कौशल, फिर सूरसेन, उसके बाद से चेंदी, फिर वत्स, फिर जो है मल्ल। तो ये जो 8 महाजनपद हैं इनका उल्लेख तो हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है। इनकी राजधानियां भी देख लेते हैं। देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल की अहिछत्र थी, काशी की वाराणसी थी, और जो कौशल है, कौशल की देखिए 2 राजधानियां थी। ध्यान रखिएगा कौशल की 2 राजधानियां थी, एक तो इसकी राजधानी अयोध्या थी और दूसरी जो इसकी राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और चेदी की राजधानी जो थी वो सुक्तिमती थी, और वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, और मल्ल की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। तो ये 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है कौशल, देखिए भी हमने देखा कौशल उत्तर प्रदेश में है। इसकी कौशल की जो कितनी राजधानियां थी, तो कौशल की 2 राजधानियां थी। इसकी एक राजधानी अयोध्या थी और एक राजधानी जो थी इसकी श्रावस्ती थी। देखिए सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में था, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी जो है मथुरा थी, भी हमने देखा। पांचाल भी उत्तर प्रदेश में था, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी जो थी वो अहिछत्र थी। और वत्स भी जो था वो उत्तर प्रदेश में था और इसकी जो राजधानी थी वो शुक्तिमती थी। तो इस प्रकार देखेंगे तो चारों ही महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू किया गया था वो 1 जुलाई 1952 को किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। इसके तहत होता क्या है कि जो भूमि के समतापूर्ण वितरण से संबंधित यह कानून था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जो भूमि धारण क्षमता है उसको सीमित किया गया था इस कानून के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अधिवेशन दिए हुए उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं।
तो देखिए जो लखनऊ में 1992 का अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो रोमेश चंद दत्त थे, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इलाहाबाद में जो 1910 में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम बेडन बर्न थे, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और लखनऊ फिर जो 1916 में अध्यक्ष कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ध्यान रखिएगा ये गलत है। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें जो है कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जवाब तो सी हो जाएगा, सी वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं बनारस। देखिए बनारस का जो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था टोटल 9 अधिवेशन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यूपी में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए थे। 9 अधिवेशन में 3 तो इसके इलाहाबाद में हुए थे, 3 अधिवेशन इसके इलाहाबाद में हुए थे, 3 इसके जो है वो लखनऊ में हुए थे। इसके अलावा जो 3 है, एक तो हो गया था बनारस में हुआ था, एक हुआ था कानपुर में हुआ था और एक जो है वो मेरठ में हुआ था। और जो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता किया था इसको भी देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1936 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो है वो ललितपुर है, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटा सीमा जो है वो राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, तो यही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश के जो सीमा जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो टोटल 9 राज्य के शासित प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए जो टोटल उत्तर प्रदेश में 9 राज्य के शासित प्रदेश जो है उसकी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उत्तर में कौन है, तो उत्तर में जो है इसकी बाउंड्री उत्तराखंड से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और हिमाचल प्रदेश से जो है वो सबसे छोटा सीमा लगता है सहारनपुर, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सहारनपुर है, क्वेश्चन में यही पूछा भी, तो सहारनपुर की सीमा जो हिमाचल प्रदेश से लगती है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है और छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। इसके अलावा पश्चिम में देखते हैं कौन है, तो पश्चिम में देखिए हरियाणा से लगती है, दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है इससे लगती है। इसके अलावा जो है वो राजस्थान से सीमा लगती है। और पूर्व में चले जाएं तो हम, तो पूर्व में लगता है बिहार से और झारखंड से सीमा लगता है। तो टोटल जो है 9 राज्य के शासित प्रदेशों से जो है उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है। तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। देखिए चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। देखिए इन सभी लोगों का जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। जो चंद्रशेखर थे इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था बलिया। नरेंद्र मोदी का सबको पता ही है ये वाराणसी। और वीपी सिंह का था फतेहपुर, और जो चौधरी चरण सिंह थे इनका था बागपत और लाल बहादुर शास्त्री का था वाराणसी। तीन लोग का सभी जो निर्वाचन क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश में ही था। और अभी तक जो है वो 9 प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश से रह चुके हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो यूपी में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रारंभ किया गया था वो 2009 में किया गया था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नेतृत्वकर्ता जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसके बारे में बात कर रहा है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था कहाँ से किसने नेतृत्व किया था और वो किस स्थान से थे। तो देखिए जो देवी सिंह थे, देवी सिंह इन्होंने मथुरा से नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। कदम सिंह जो थे ये मेरठ से थे, भी बिल्कुल सही है। और जो मौलवी लियाकत अली थे, देखिए जो मौलवी लियाकत अली थे ये फैजाबाद से नहीं किए थे, ध्यान रखिएगा, ये किए थे इलाहाबाद से, ये इलाहाबाद से किए थे। इस वजह से जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी वाला हो जाएगा। और तात्या टोपे का जो नेतृत्व किए थे ये कालपी से किए थे, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल से सीधा सीमा साझा नहीं करता है।
तो देखिए नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के जिले साझा करते हैं अपना सीमा, वो टोटल 7 जिले हैं। 7 जिले जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए उसमें जो है वो लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, और इसके अलावा जो है वो बहराइच है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इसके अलावा जो है वो बहराइच है, बहराइच के बाद से फिर बलरामपुर है, फिर श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, परंतु जो ये शाहजहांपुर नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ये सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में स्थापित उद्योग आयोग दिए हैं और यहाँ पे उनका गठन का वर्ष दिया है। तो देखिए जो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वो 2005 में किया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य महिला आयोग की स्थापना हुआ था 2013 में, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो राज्य मानवाधिकार उत्तर प्रदेश में बना था वो 2002 में बना था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सभी कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका जो अभिकथन ए है कि 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था वो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। कारण है कि वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश नाम किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी की याद में जो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? अर्थात जो उर्दू है उसको उत्तर प्रदेश में कब द्वितीय भाषा का दर्जा मिला? तो वो हुआ था 1989 में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? तो कौन सी जनजाति जो गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? तो वो थारू जनजाति। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। थारू जनजाति जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो किरात वंश से ये संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। और जो बदला विवाह, ध्यान रखिएगा, जो बदला विवाह है वो थारू जनजातियों में ही प्रचलित है। और थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में भी मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था थारू जनजाति के बारे में। तो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? तो जो उत्तर प्रदेश में ये योजना चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, इस प्रकार से कैसे जो उद्योग होंगे उनका डेवलपमेंट हो पाएगा? देखिए इसमें जो है छोटे उद्योगों का भी डेवलपमेंट होगा, मध्यम उद्योगों का भी होगा और जो परंपरागत उद्योग हैं उनका भी होगा, तीनों का ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। देखिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ये उत्तर प्रदेश में चालू किया गया था 24 जनवरी 2018 से। 2018 से जो है इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित भूकंपी तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती है? तो देखिए जो भूकंप आता है तो भूकंप से जो है एस पी जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, एल वेव है, तो ये सारी जो तरंगे हैं वो निकलती हैं। इसमें जो देखिए जो पी वेव होती है, पी वेव जो है वो ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है, तीनों ही माध्यम में चलती है। परंतु जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, जो ये केवल ठोस में चलती है। तो ध्यान रखिए कि केवल ठोस में चलती है। और जो एल होती है धरातली तरंगे होती हैं, तो ये धरातल पर चलती हैं। तो ऑप्शन ने पूछा है कौन है जो सिर्फ ठोस में चलेगी, तो वो एस वेव चलेगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, एस तरंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है। तो जो 90 डिग्री पूर्वी कटक है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ नदियां दिया है और उनके उद्गम क्षेत्र दिए हुए हैं। तो देखिए जो डेन्यूब नदी है इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो ब्लू नील है, ब्लू नील का जो उद्गम क्षेत्र है देखिए वो विक्टोरिया झील नहीं है, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो ताना झील इथोपिया से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा जो ताना झील है इथोपिया का, यहाँ से जो है वो ब्लू नील निकलती है और विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील। तो जो व्हाइट नील होता है वो निकलती है जो है विक्टोरिया झील से। तो इस प्रकार जो सही सुमेलित नहीं है वो बी वाला, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जो मिसिसिपी नदी है ये इटास्का झील से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। और यांगटीसी जो नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
39 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। देख लेते हैं इसका अभिकथन जो है कि हरमट्टन पवन, देखिए हरमट्टन पवन जिसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, तो इसका अभिकथन है ये। रीजन कह रहा है कि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को जो है वो स्वास्थ्यप्रद बनाती है। देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हरबट्टन पवन होती है इसको जो है डॉक्टर विंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है वहां पे ऑलरेडी जो आर्द्र और शुष्क वायु होता है उसमें और शुष्कता ला करके वहां का जो मौसम होता है उसको बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक बना देती है, इसी वजह से इसको जो है डॉक्टर पवन कहा जाता है। और ये जो पवन है ये सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है हरमट्टन पवन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं। पहला है कि पृथ्वी से परावर्तित उष्मा को भौमिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, पृथ्वी से जो परावर्तित उष्मा होती है उसको भौमिक विकिरण कहा जाता है। और ये जो भौमिक विकिरण होता है ये दीर्घ तरंगों वाला होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए जो सूर्य से ऊर्जा आती है, जो सूर्य है, सूर्य से जब ऊर्जा आती है तो ये आती है शॉर्ट वेव के रूप में, परंतु जब यहाँ से वापस जाती है तो ये लॉन्ग वेव के रूप में वापस जाती है, दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है। और जो हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है ये सूर्य से डायरेक्ट आने वाली उष्मा से नहीं हो रहा है, बल्कि जो भौमिक विकिरण होता है जो पृथ्वी से वापस ऊर्जा अंतरिक्ष में जाती है दीर्घ विकिरण के रूप में, इसी के कारण जो है वायुमंडल हमारा गर्म हो रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जनजाति दी हुई है और उनके निवास स्थान दिए हुए हैं। देखिए जो बुशमैन जनजाति है तो ये कालाहारी मरुस्थल में है, बिल्कुल करेक्ट है। ये पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जो बद्दू होते हैं वो सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है तीनों ही, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों के से जो प्राप्त खाद्य है उनको क्या कहा जाता है। तो जो दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीपी वाला जो पश्चिमी जो तटवर्ती वाला क्षेत्र है वहां पे जो पक्षियां हैं उनके पक्षियों से जो खाद्य हमें प्राप्त होता है उस खाद्य को जो है ग्वानो कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, उसको ग्वानो कहा जाता है। और देखिए जो ग्वांको है, ग्वांको जो है ये अर्जेंटीना के पशुपालक हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अर्जेंटीना के जो पशुपालक हैं इनको ग्वांको कहा जाता है। और जो एक्टॉन्सिया है ये दक्षिण अमेरिका में जो विशाल पशु फर्म है, जो पशुओं का जो फर्म है उसको जो है वो एक्टॉन्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा देश है जो वो मध्य अमेरिकी देश नहीं है। निकारागुआ है, गुआना है, अल सल्वाडोर है और बेलीज है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, गुआना। देखिए गुआना जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। और जो गुआना की राजधानी है ये है जॉर्ज टाउन, तो जॉर्ज टाउन जो है इसकी राजधानी है। और जो निकारागुआ हो गया, अल सल्वाडोर हुआ, बेलीज हो गया, ये सभी जो है वो मध्य अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। निकारागुआ की राजधानी जो है वो मैनागुआ है, लिख देती हूँ यहाँ पे, इसकी जो राजधानी है वो मैनागुआ है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है, इसकी राजधानी जो है वो सैन सल्वाडोर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दिया है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1972 में, बिल्कुल करेक्ट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, ये बिल्कुल सही है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, ये बिल्कुल सही है। और जैव विविधता अधिनियम 2000 का नहीं है, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 का है, इसलिए जो है डी वाला सुमेलित नहीं, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा एक युग्म जो है वो एक ही वर्ग से संबंधित है। तो कौन सा जो एक युग्म है वो एक ही वर्ग से संबंधित है। देखिए कंपोज और डाउन्स। कंपोज जो है, ध्यान रखिएगा, ये कंपोज जो है ये जो उष्ण कटिबंधी घास का मैदान है, कंपोज ये उष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। डाउन्स कैसा है, ध्यान रखिएगा, ये डाउन्स है ये शीतोष्ण है, डाउन जो है शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान, तो ये तो होगा नहीं। स्टेपीज जो है, देखिए यहाँ पे स्टेपीज जो है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है, तो ये भी नहीं होगा। और जो सवाना है, सवाना जो है ये उष्ण कटिबंधी है, तो यहाँ पे भी ये मैच नहीं हुआ। और सवाना और प्रेयरीज, देखिए सवाना कैसा हो गया, तो ये उष्ण कटिबंधी हो गया,
प्रेरीज कैसा हो गया, तो ये शीतोष्ण कटिबंधी हो गया, 3 का भी मैच सही नहीं है। डी है कंपोज और सवाना। देखिए कंपोज कैसा है, अभी हमने देखा उष्णकटिबंधीय, और सवाना कैसा, ते भी उष्णकटिबंधीय, तो दोनों ही एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं। ये जो 3 नदियां हैं, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये जो सहायक नदियां हैं ये गोदावरी की है, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। और गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये नदी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो भारत की पूछ रहा है, तो भारत की जो यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरती है, और ये टोटल जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो ये यूपी से गुजरती है, उसके बाद से ये एमपी से गुजरती है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर ये उड़ीसा से गुजरती है, और लास्ट में ये आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो एमपी से गुजर रही है, उड़ीसा से गुजर रही है, आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, परंतु तेलंगाना से नहीं गुजर रही है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा 1 2 3 4 5 होगा, तो 20 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक पर्वत पठार दिया है और उनकी सर्वोच्च चोटी दिया है। देखिए जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मैकाल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अमरकंटक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नीलगिरी जो पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेट्टा, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, डी वाला सही सुमेलित नहीं है। दोदा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो 2657 मीटर है इसकी ऊंचाई। और देखिए जो अनाईमुड़ी है, ये अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये दक्षिण भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695, ये 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कौन से पहाड़ी पे स्थित है, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अन्नामलाई पहाड़ी पर जो है वो स्थित है। और नीलगिरी जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये भी ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो पहला है, जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, जो ओजोन परत में जो छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है वो जेट विमानों के द्वारा जो उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके कारण ये होती है। सेकंड है, ओजोन परत में छेद होने के कारण जो प्रमुख कारण है वो क्लोरीन गैस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरीन जो है प्रमुख कारण है, तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। देखिए जो ओजोन परत पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये बहुत ही लाभदायक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो परावैंगनी किरणें आती हैं उनको ये अवशोषित करती हैं, उनको पृथ्वी पे आने से रोकती हैं, परंतु जो ओजोन क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, जो क्षोभ मंडल में ओजोन पाए जाते हैं ये बहुत हार्मफुल ओजोन होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको बढ़ाने में ये जो है मदद करते हैं, इसलिए ये जो है सही नहीं होता है। और ये जो ओजोन छिद्र हो रहा है इसको जो रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल चल रहा है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन छिद्र से संबंधित है, और ये कब का है, तो ये 1987 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए अभिकथन है इसका कि IUCN की रेड डाटा बुक ये बताती है कि कौन सा जो वन्य जीव है वो खतरनाक स्तर पर है और उसका संरक्षण जो है वो आवश्यक है। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। जो IUCN जो रेड डाटा बुक होती है, जो IUCN की जो रेड डाटा बुक होती है, इस बुक से हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो जीव है वो खतरनाक स्तर पर विलोपन की कगार पे है और उसका संरक्षण हमें करने की जरूरत है, उसके संरक्षण को हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें रेड डाटा बुक के आधार पे ही पता चलता है। इसकी एक रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये कहा गया है कि प्रतिदिन पर डे जो है प्रतिदिन जो है वो 50 जैविक प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त की श्रेणी में आ रही हैं।
देखिए इसका कारण है कि मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मानव संख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और जो प्रकृति के अनियोजित वो अनियंत्रित वो लोग दोहन कर रहे हैं, उससे जो है खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट तो सही है, परंतु ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया है था। देखिए जो मसौदा आया था द फ्यूचर वी वांट, ये आया था रियो+20 सम्मेलन में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है। तो 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन होता है और इसके जो 2 दशक बाद अर्थात जो है वो 2 दशक बाद होता क्या है कि 2012 में जो है रियो, जो ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है रियो+20, अर्थात 2 दशक बाद था तो रियो+20 नाम रखा जाता है और इसी में जो है द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए जो भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक बनाया गया था वो 1996 में बनाया गया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। 1996 में ये बनाया गया था, नई दिल्ली में बनाया गया था और इसका जो उद्देश्य था बनाने का वो ये था कि जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए बनाया गया था ये, और उसमें जो विधि प्रयोग की गई थी उसमें जो XC2 विधि है इसका प्रयोग किया गया था। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो XC2 विधि का प्रयोग करके जो है वो जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, EPI जारी कौन करता है। देखिए ये जो EPI को जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। इसको जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में होता क्या है कि जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है और जो पारिस्थितिक चेतना है उसके आधार पर जो देशों को रैंकिंग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कुछ प्राचीन रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं वो बताना है। देखिए जो अष्टाध्यायी की रचना है, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है, तो ये रचना किया है पाणिनि ने। और ये क्या है, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये वो एक व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। और महाभाष्य की रचना किया है पतंजलि ने। पतंजलि ने जो किया है ये अष्टाध्यायी पर टीका है। और प्रबंध चिंतामणि की जो रचना किया है ये मेरुतुंग ने किया है। और ये जो प्रबंध चिंतामणि है ये गुजरात के जो शासक हैं, जो गुजरात के शासक हैं उनका वर्णन मिलता है। और परिशिष्ट पर्व की रचना किया है हेमचंद ने। और इसमें जैन धर्म एवं मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी जानकारी हमें परिशिष्ट पर्व से मिलती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका जो सही मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था। देखिए जो नवाब सिराजुद्दौला हैं ये बंगाल के नवाब थे और इनका जो नाम आता है मेनली वो आता है, एक तो आता है काल कोठरी घटना से आता है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और ये जो युद्ध था एक तरीके से ये षड्यंत्र था, इसमें इन्हीं के लोगों ने इन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया था, इस वजह से युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेजों की यहाँ पे जो है जीत हो जाती है। तो इस षड्यंत्र में तो कृष्णचंद्र शामिल थे, जगत सेठ शामिल थे और अमीर चंद शामिल थे, परंतु जो है मीर कासिम शामिल नहीं थे। इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीर कासिम उस समय नवाब नहीं था, सॉरी उस समय जो है इनका सेनापति नहीं था। उस समय जब नवाब सिराजुद्दौला थे उस समय जो इनका सेनापति था जिसने षड्यंत्र मिल करके किया था वो था मीर जाफर। तो वहां पे जो है वो मीर जाफर का नाम आता है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न युग्मों में कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे स्तूप दिया है, उसके खोजकर्ता दिए हैं। देखिए जो सांची का स्तूप है इसकी खोज किया था जनरल टायलर ने, बिल्कुल करेक्ट है। नागार्जुनी कोंडा स्तूप जो है वो लॉन्गहस्ट ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। भरूच स्तूप की जो खोज किया था वो जनरल कनिंघम ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अमरावती स्तूप की जो खोज किया था वो एडवर्ड बेकर ने नहीं किया था, ये गलत है, बल्कि इमरावती स्तूप का जो खोज किया था वो कर्नल मैकेंजी ने किया था। तो ये कर्नल जो है वो मैकेंजी ने इसकी खोज किया था और अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के तट पर था। तो ये भी इसका जो है वह सही जवाब इसका जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने चिनसेन
एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में जो है वो प्रश्रय प्रदान किया था। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसके दरबार में जिनसेन और महावीराचार्य रहते थे? तो वो था अमोघवर्ष। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अमोघवर्ष जो था ये राष्ट्रकूट शासक था और ये कट्टर जैन धर्मानुयायी था। तो अमोघवर्ष के समय में होता क्या है कि जो जिनसेन और महावीराचार्य इसके दरबार में रहते हैं। जिनसेन की एक रचना है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, आदि पुराण। तो इनकी रचना है आदि पुराण, इन्होंने रचना किया था। और महावीराचार्य की जो रचना है वो है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह, इसकी रचना जो है वो महावीराचार्य ने किया है। और अमोघवर्ष जो है ये खुद कन्नड़ भाषा में रचना किया है। तो इसकी जो भाषा है कन्नड़ भाषा में इसने क्या लिखा है? तो कविराज मार्ग लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, जो कविराज मार्ग है इसकी रचना किसने किया है? तो इसकी रचना जो है अमोघवर्ष ने किया है और ये कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा ऐसा एक उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? पहली चीज तो ये जान लीजिए, जो उपनिषद होते हैं ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं ये, और इनका जो प्रचलन प्रारंभ हुआ ये वेदोत्तर काल में प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे जो चारों आश्रमों का उल्लेख है वो जावालु उपनिषद में है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जावालु उपनिषद में जो है वो चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबकि जो छांदोग्य उपनिषद था इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता था। इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिला है, परंतु चारों का जो है वो जावालु उपनिषद में है। और देखिए मुंडको उपनिषद में क्या है? तो ये सत्यमेव जयते, एग्जाम में एक बार पूछ भी लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पा कालीन नदियां तथा उनके किनारे बसे नगरों के युग्मों में कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा के कुछ शहर दिए हुए हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, वहां से मैच करना है। देखिए जो राखीगढ़ी शहर है ये घग्गर नदी के तट पे है, हरियाणा में, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बनावली जो है ये सरस्वती नदी के तट पर है, ये भी जो है हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। परंतु जो रोपड़ है देखिए ये भोगवा नदी के तट पर नहीं है। भोगवा नदी के तट पे तो लोथल शहर है, ये भी देखिएगा, लोथल है जो सिंधु सभ्यता का शहर, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भोगवा नदी के तट पर है और ये गुजरात राज्य में है। रोपड़ जो है ये है पंजाब राज्य में। पहली चीज तो देख लीजिए ये पंजाब राज्य में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के तट पर है। तो ये जो है वो सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है रोपड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मज्म उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? देखिए जो मज्म उल बहरीन है ये दारा शिकोह की रचना है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। देखिए जो दारा शिकोह था ये शाहजहां की जो प्रिय पत्नी थी मुमताज महल, उनका बेटा था, ये उनका पुत्र था। और एक इतिहासकार है लेनपुल जो है वो दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा देता है। तो कभी कभी पूछता है कि लघु अकबर किसे कहा जाता है? तो ये दारा शिकोह को कहा जाता है। इसको जो ये संज्ञा देता है ये लेनपुल देता है। और दारा शिकोह की ही रचना है मज्म उल बहरीन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो फिरोज शाह तुगलक से क्या संबंधित नहीं है? देखिए जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। इतना ज्यादा निर्माण कार्य करवाया था कि उसके लिए एक अलग से ही जो है लोक निर्माण विभाग बनाया गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सिंचाई कर इसने लगाया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया गया था ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, हुलिया प्रथा प्रारंभ किया, और जो घोड़ों की जो दाग प्रथा थी इस सभी का जो प्रारंभ किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसलिए करेक्ट जवाब इसका सी हो जाएगा। सी वाला जो है वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया। देखिए ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाना प्रारंभ किया, जो पुनः लगाया वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत को अनल हक अर्थात मैं सत्य ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था? तो कौन सा ऐसा सूफी संत था? तो वो सूफी संत थे मंसूर बिन अलहाज। तो जो मंसूर बिन हल्लास थे इनको जो है मैं सत्य या मैं ईश्वर हूँ इसकी उन्होंने घोषणा किया था, तो इसलिए इनको मृत्यु दंड दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। देखिए जो मंसूर बिन हल्लास थे ये ईरानी संत थे, ये ईरानी संत थे। और इन्होंने जो इनका एक तरीके से ये जो कथन है कि अनल हक, ये देखा जाए तो जो हिंदू धर्म में अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा है, जो हिंदू धर्म का जो अहम ब्रह्मास्मि है उसी से ये संबंधित है, उसी के जैसा ही है ये कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सत्य हूँ, तो हम ब्रह्मास्मि से ये मिलता जुलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
64 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण करवाया था? तो कौन सा ऐसा मध्यकालीन शासक था जो वुलर झील कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वहां पे एक उसी झील में जो है कृत्रिम द्वीप बनाया था जिसका नाम था जैनालंका। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो जैनुल आबिदीन ने करवाया था। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। देखिए जो जैनुल आबिदीन था ये जो है कश्मीर का शासक था। ये 15वीं शताब्दी में था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1420 से लेकर 1470 के बीच में ये शासन किया है और कश्मीर का ये सुल्तान था। ये योग्य और लोकप्रिय शासक था। इसने जो है धार्मिक सहिष्णुता की बहुत नीति अपनाई। इसलिए जो है जो बहुत सारे जो हिंदुओं के टूटे मंदिर थे उसका इसने निर्माण करवाया। जो गाय के वध होते थे उस पर इसने रोक लगवाया और राज्य में जो है एक बेहतर शासन व्यवस्था इसने लागू किया था। इसलिए इसे अर्थात जैनुल आबिदीन को जो है इसकी जो धार्मिक सहिष्णुता पूर्ण कार्य इसने किया है, इसी कारण इसको जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो वो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो अभिकथन ए है इसका कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किया गया उससे क्या हुआ कि जो जाति प्रथा थी वो कमजोर हुई, क्योंकि वहां पे राष्ट्र की एकता ज्यादा मायने रखती है, तो उसकी जो जाति प्रथा थी वो कमजोर हुई। और कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी वजह से ये दोनों करेक्ट हैं और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, जो इनका समाचार पत्र था मूक नायक, ये किस भाषा में था? तो देखिए जो मूक नायक समाचार पत्र था ये किसका था? तो BR अम्बेडकर का था। और ये किस भाषा में छपता था? तो ये मराठी भाषा में छपता था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और इसका जो छपना, जो इसका प्रारंभ किया गया था वो 31 जनवरी 1920 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। और सेकंड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनियों का भारत में आने का क्रम था उसकी एक ट्रिक थी, पुड अडे फ्रा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो सबसे देख रहे हैं हम लोग अंग्रेज से पहले जो है डच आ रही है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका करेक्ट हो गया। सेकंड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। जबकि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो डच इंडिया कंपनी थी, इसकी जो स्थापना हुआ था ये 1602 ईस्वी में हुआ था। इसलिए सेकंड वाला भी करेक्ट होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? देखिए जो प्रथम अकाल आयोग बनाया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो रिचर्ड स्ट्रेची थे। तो ये किसके काल में बनाया गया था? उसमें वायसराय कौन था? देखिए उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिटन। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय बनाया गया था और इसकी स्थापना जो हुआ था प्रथम अकाल आयोग की, ये 1880 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो सेवा सदन स्थापित हुआ था ये 1908 में हुआ था। इसकी स्थापना किए थे बहराम जी मालाबारी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, बहराम जी मालाबारी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने जो है वो कांग्रेस छोड़ दिया था? देखिए जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 में, इस समय जो इनसे असंतुष्ट नेता थे वो बिपिन चंद्र पाल भी थे, एनी बेसेंट भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी थे और इन लोगों ने जो है कांग्रेस छोड़ दिया था। और बाद में क्या होता है, जो असहयोग आंदोलन है इससे एक संबंधित घटना है 12 फरवरी 1922 को। होता क्या है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है और उससे जो गांधी जी होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं और वापस उसे उन्होंने जो असहयोग आंदोलन होता है उसको स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन
वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए जो अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई थी ये 1936 में बनाया गया था और उसमें जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद थे। इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा, स्वामी सहजानंद थे। और इसके जो महासचिव थे वो एनजी रंगा थे। तो ध्यान रखिएगा एनजी रंगा जो थे वो इसके महासचिव थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था ये 1927 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए जो पूना पैक्ट हुआ था ये 1932 में हुआ था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1931 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो सबसे पहले 4 हो जाएगा। इसके बाद से साइमन कमीशन का गठन होता है 27 में, ये हो जाएगा। इसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर पूना पैक्ट होता है। तो 4 1 3 2, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ पुस्तक दिए और उनके लेखक दिए हुए हैं। देखिए जो पुस्तक है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू है, बिल्कुल करेक्ट है ये। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक अरविंद घोष है, भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन फिलॉसफी देखिए जो बुक है इसके लेखक जो है वो अलेक्जेंडर डफ नहीं है, ये अलेक्जेंडर डफ नहीं है। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये ध्यान रखिएगा डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो इंडियन फिलॉसफी के लेखक हैं। अलेक्जेंडर डफ जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया एंड इंडियन मिशन, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया एंड इंडियन मिशन। और द रिडल्स इन हिंदुइज्म जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बी आर अम्बेडकर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पूछा है कौन सुमेलित नहीं, तो सी वाला सुमेलित नहीं, इसलिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधारो जो भारत परिषद अधिनियम जिसको कहा जाता है 1909 का, इसको तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? तो कौन सा ऐसा भारतीय नेता है जिसने ये भूमिका निभाया था मार्ले मिंटो सुधार के लिए? तो देखिए ये जो मार्ले मिंटो सुधार था, पहली चीज ये जान लेते हैं, तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार था ये भारत परिषद अधिनियम इसको 1909 भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें ये प्रावधान किया जाता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा और इसी से कहा जाता है कि भारत में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ स्टार्ट होता है और सांप्रदायिकता की नींव पड़ती है वो यहीं से ही प्रारंभ हो जाती है। और इसको बनाने में जो भारतीय नेता ने योगदान दिया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब जो है वो भी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1906 में इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड जाकर वहां पे जो है इसके काम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हैं और उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। देखिए जो व्यय कर है, व्यय कर का सिद्धांत जो है प्रतिपादक कौन है? तो एन केल्डार है, बिल्कुल सही है। जीरो बेस बस्टिंग जो है इसके जो प्रतिपादक है वो पीटर पायर है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक हैं वो एडॉल्फ वैगनर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। तो ये जो है वो कीन्स का सिद्धांत है ये। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सी वाला सुमेलित नहीं है। डी को भी देख लेते हैं, टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स के जो प्रतिपादक हैं वो जेम्स टोबिन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? देखिए जो मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं एक तो इसके गुणात्मक उपकरण होते हैं, एक तो इसके गुणात्मक होते हैं और एक जो है वो मात्रात्मक होते हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे मात्रात्मक कौन सा नहीं है? देखिए जो नगद आरक्षित अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो, ये जो है ये इसके गुणात्मक ये इसके जो है वो मात्रात्मक है, बिल्कुल करेक्ट है। रेपो रेट जो है ये भी इसके मात्रात्मक है। और जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान है जिसको हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं, ये जो है ये मात्रात्मक नहीं है बल्कि ये जो है ये गुणात्मक नीति है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, जो खुले बाजार की जो प्रक्रियाएं होती हैं ये भी जो है वो मात्रात्मक उपकरण है, तो इसलिए जो है सही जवाब इसका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, वसूली या इसको अधिप्राप्ति मूल्य कहा जाता है, ये न्यूनतम मूल्य से क्या होता है? तो इसका यहाँ पे न्यूनतम मूल्य से जो है वो हमें बताना है, उसका क्या रिलेशन है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो वसूली अधिप्राप्ति मूल्य होता है ये न्यूनतम मूल्य से या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा, परंतु उससे कम नहीं होगा, इसलिए इसका जो है सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी,
इसको जो है जब अनाजों के दाम गिर रहे होते हैं तो सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देती है। इसमें सरकार क्या करती है कि उन किसानों से अनाज खरीद करके उनके हितों की रक्षा करती है। देखा जाए तो ये एक प्रकार की उनका जो बीमा कवर होता है, बीमा कीमत होती है ये। और सरकार जब इसकी घोषणा करती है तो ये फसल बोने से पहले करती है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। फसल बोने से पहले, फसल बोने से पहले जो है वो एमएसपी की घोषणा सरकार करती है, परंतु जो वसूली अधिप्राप्ति मूल्य होता है इसकी घोषणा जब सरकार करती है तो ये कटाई के समय करती है। ये दोनों में अंतर है। इसकी जो घोषणा करती है सरकार वो कटाई के समय करती है, और ये जो एमएसपी है उससे बराबर होगा या उससे अधिक होगा, परंतु उससे कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई देश है उसकी अगर अर्थव्यवस्था में अगर उसके विकासमान स्थिति पे ध्यान दिया जाए, अगर वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस देश में जो है वो तृतीयक क्षेत्र योगदान ज्यादा कर रहा है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। तृतीयक सेक्टर जो होता है उसके योगदान से जो है वो डेवलपमेंट का काम बढ़ता है, और डेवलपमेंट में जो उसकी जीडीपी होती है, जीडीपी जो है वो तृतीयक क्षेत्र से ज्यादा आती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है, पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस एसडीजी से है। देखिए जो एसडीजी है ये 2015 में जो है, ये 2015 में जो यूएन के द्वारा एजेंडा 2030 प्रारंभ किया गया था, इसके अंतर्गत जो है टोटल जो है 17 लक्ष्य, 17 जो गोल हैं इनको निर्धारित किया गया है, और इसकी पूर्ति के लिए टाइम पीरियड रखा गया कि 2030 तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसी में देखना है कि कौन सा जो है लक्ष्य वो पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए जो एसडीजी 12 है, एसडीजी 12 जो है वो पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। एसडीजी 4 किससे संबंधित है, तो एसडीजी 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उससे संबंधित है। एसडीजी 11 जो है ये समुत्थानशील जो शहर तथा समुदाय हैं उनसे संबंधित है। और जो एसडीजी 9 है ये जो है उद्योग, नव प्रवर्तन तथा अधिसंरचना से ये संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष बताना है। देखिए जो मुद्रा स्कीम प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 2015 में। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये जो मुद्रा स्कीम प्रारंभ किया गया था, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसी को मुद्रा कहा जाता है। इसको जो है 2015-16 के बजट में जो है इसको प्रारंभ किया गया था, और यह जो योजना है इसमें माइक्रो स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने की धारणा पर ये आधारित है। इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो टोटल 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला होता है शिशु ऋण। शिशु ऋण में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो 50,000 रुपए तक का उधार दिया जाता है। उसके बाद से आता है किशोर ऋण। किशोर में क्या होता है कि यहाँ पे 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जो है वो ऋण दिया जाता है। और इसके बाद आता है तरुण ऋण आता है। तरुण ऋण में जो होता है वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जो है वो लोन दिया जाता है। इसमें ये मुद्रा स्कीम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, इसको 2015 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध किससे है। देखिए जो अखिलेश रंजन कमेटी गठित किया गया था ये डायरेक्ट टैक्स कोड से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, बताना है इसमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ संगठन दिए हुए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो ये है आईडीबीआई अर्थात जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये आईएफसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना किया गया था ये 1948 में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इसकी जो स्थापना किया गया था ये 1996-97 में किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और डी है आईसीआईसीआई, इसकी स्थापना 1995 में नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना किया गया था वो 5 जनवरी 1994 में किया गया था। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, बैंकिंग के संदर्भ में लैब संबंधित है। देखिए जो लैब है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया बैंक होता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, लोकल एरिया बैंक। देखिए जो केंद्रीय बजट था
केंद्रीय बजट 1996-97 का, उसमें इसको घोषित किया गया था। उसमें जो कमेटी बनाई गई थी नचिकेता मोर कमेटी 2014 में गठित किया गया था। नचिकेता मोर जो कमेटी बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो लैब है इसके विस्तार को बढ़ाना चाहिए। इससे जो है वित्तीय समावेशन जो होता है वो आसान होता है। वित्तीय समावेशन के लिए लैब जो है वो आवश्यक होता है। और ये जो लैब है ये एक निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं उन्हीं के अंतर्गत ये आता है, परंतु जो विकेंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली है उसकी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रखिएगा, ये जो विकेंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लैब, लोकल एरिया बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बर्गसन मापदंड संबंधित है। देखिए जो बर्गसन मापदंड संबंधित है ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसके जो प्रतिपादक है वो प्रोफेसर ए बर्गसन है। इनकी जो बुक थी अ रिफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसी में जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। तो ऋण की जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन करना जो साख नियंत्रण की कौन सी विधि के द्वारा ये संभव हो पाता है, तो ये है गुणात्मक साख नियंत्रण। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन जो है वो शामिल नहीं है, कौन जो है भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोर क्षेत्र में कौन जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कोयला एवं उर्वरक है, रसायन है, रिफाइनरी है, कच्चा तेल तथा सीमेंट है। देखिए टोटल जो कोर क्षेत्र होते हैं भारत में, टोटल 8 कोर क्षेत्र होते हैं। वो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो कोयला होता है। कोयला के बाद से जो है वो कच्चा तेल होता है। कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, फिर जो है प्राकृतिक गैस हो गया, इसके बाद से जो है वो रिफाइनरी हो गया, उसके बाद से जो है वो उर्वरक हो गया, रिफाइनरी के बाद उर्वरक हो गया, उर्वरक के बाद जो है वो इस्पात हो गया, इस्पात के बाद जो है वो सीमेंट हो गया, और जो लास्ट बचा है वो हो गया विद्युत। तो ये जो है वो 8 कोर सेक्टर होते हैं। इसमें कहीं भी केमिकल रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 2 को काट देंगे, बाकी 1, 3, 4 ये इसका जवाब हो जाएगा 1, 3, 4। तो क्वेश्चन में देखिए ये पूछ भी रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो 2 वाला शामिल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि रूपांतरित तने के उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए तना जो होता है वो पौधे का वो भाग होता है जो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है और ये प्रांकुर से जो है विकसित होता है। और पौधे का जो प्ररोह तंत्र बनता है वो इसी तने से ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए अदरक है, लिली है, हल्दी है और प्याज है। देखिए ये चारों ही जो है ये रूपांतरित तने के उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो थैलाफाइटा का प्रकार कौन है, तो देखिए थैलाफाइटा का जो प्रकार है वो स्पाइरोगाइरा है, और ब्रायोफाइटा का जो उदाहरण जो प्रकार है वो मॉस है, और टेरिडोफाइटा का जो प्रकार है वो है फर्न। यहाँ पे तीनों ही करेक्टली सुमेलित है, इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो माइट्रोकांडिया की खोज है, माइट्रोकांडिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए माइट्रोकांडिया की खोज जो अल्टमैन ने किया था, और माइट्रोकांडिया को ही जो है वो पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का जो पावर हाउस जो है वो माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री, देखिए जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है। और क्योंकि राइबोसोम जो है वो ये आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो राइबोसोम होता है ये आरएनए और ये प्रोटीन का बना होता है, और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इसलिए इसको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और केंद्रक की खोज, देखिए केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, सभी जो है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द एंटासिड सोल्ड इन द मार्केट अंडर द नेम ऑफ इनो, जो इनो जो बोलते हैं हम लोग, इनो के नाम से जो एंटासिड जो मार्केट में बेचा जाता है वो मेनली क्या होता है, तो देखिए वो होता है मैग्नीशियम अल्बा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब, उसको जो है मैग्नीशियम अल्बा कहा जाता है। और ये पेट की जो अम्लता होती है या उसके जो गैस होता है, पेट की गैस, उसको दूर करने में ये सहायक होता है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, अ डिजीज कॉल्ड स्लीप डिसीज आर स्लीपिंग सिकनेस
ऑकर्स बिकॉज, देखिए जो हाँ एक बीमारी होती है जिसको हम लोग निद्रा रोग कहते हैं, स्लीप सिकनेस होती है, तो ये किसके वजह से होती है? देखिए जो स्लीपिंग बीमारी होती है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ के कारण होती है। और इसका जो प्रोटोजोआ है, जो पैरासाइट है, वो है सीसी मक्खी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीसी मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विच रेज आर यूज्ड इन सीटी स्कैन, सीटी स्कैन और कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे टेस्ट? तो कौन सी रेस का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन करने में? तो देखिए यहाँ पे जो है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो पहला है कॉस्टिक सोडा। देखिए जो कॉस्टिक सोडा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इसमें एप्सम सॉल्ट। देखिए जो एप्सम सॉल्ट होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है ब्लू विट्रियोल, जिसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं, ये कॉपर सल्फेट होता है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। फोर्थ है वॉशिंग पाउडर। देखिए जो वॉशिंग पाउडर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, बल्कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको खाने का सोडा कहा जाता है, इसको खाने का, इसको जो है बेकिंग पाउडर कहा जाता है, खाने का सोडा होता है ये। परंतु जो वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज टेलीफोन? तो कौन सा ऐसा जो एक है जिसको टेलीफोन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को जो है समान रूप से टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो जो न चिपकने वाली जो कड़ाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्यूरेटली डिटेक्ट abnormalities or deformities in the entire body or organs a human being? तो जो भी कोई ह्यूमन बींग है उसके शरीर के अंदर अगर कोई असामान्यता है, अगर कोई abnormalities है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका एक्चुअली पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसको एमआरआई कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऑटो एनालाइजर है, ऑटो एनालाइजर का जो प्रयोग किया जाता है वो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच में किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये जो हृदय की विकृति होता है उसका पता लगाने में जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा ऐसा जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं और उनके प्लेस दिया हुआ है। तो देखिए जो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है ये है आगरा में, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, जो मेंटली हैंडीकैप्ड का इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो भोपाल में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और डी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। तो जो विजुअली हैंडीकैप्ड है इनका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में नहीं है, वो है देहरादून में। तो इसका जो सही जवाब होगा न्यू दिल्ली ना हो करके वो है देहरादून में, उत्तराखंड में है ये। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है करेक्टली मैच नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पहला है कि बोन ऑफ द रिस्ट। तो बोन ऑफ द रिस्ट को जो है वो कार्पल्स कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। जो और बोन जो होता है, जो हथेली की बोन होती है उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, और जो रिस्ट, जो कलाई की बोन होती है उसको कार्पल्स कहते हैं। सेकेंड है मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड द कार्टिलेज। जो मेम्ब्रेन पाई जाती है कार्टिलेज के अराउंड उसको जो है कॉन्ड्रियम नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। तो ये वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। सी को भी देख लेते हैं, बोन दैट कनेक्ट्स द रिब्स टुगेदर। तो जहाँ पे भी बोन एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं उसको जो है स्टर्नम कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट फंक्शन ऑफ द लीवर। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फंक्शन से सॉरी लीवर से जो संबंधित है, नहीं है। तो फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन हिपैरिन। तो देखिए जो हिपैरिन नामक प्रोटीन का प्रोड्यूस होता है वो लीवर से होता है और इसका काम होता है कि जो शरीर के अंदर जो हम शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का जमता है, जो शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का जमता है उसको जमने से जो रोकता है कौन, तो ये जो रोकता है हिपैरिन। तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन फाइब्रोनोजेन। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। लीवर से जो है फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का स्राव होता है और ये जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। थर्ड है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। देखिए जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है वो लीवर करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। देखिए जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है ये लीवर का काम नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो होता है ये करता है जो बाइल जूस होता है गॉल ब्लैडर में, जो गॉल ब्लैडर का जो बाइल जूस होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है और ये जो बाइल जूस होता है ये येलो ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड होता है और इसका जो पीएच होता है वो 7.7 होता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। तो कौन सा है जो गैस्ट्रिक जूस में नहीं पाया जाता है। देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये जो है जो स्टमक होता है वहां से ये सीक्रेट होता है, वहां से ये बहता है, निकलता है, श्रावण होता है इसका, और ये एक डाइजेस्टिव जूस है। जो गैस्ट्रिक जूस है एक डाइजेस्टिव जूस है और इसके अंदर जो है वो रेनिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, परंतु यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है वो नहीं होता, इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो है ये एक पैनक्रियाटिक जूस है और ये इसका जो श्रावण होता है वो पैनक्रियास से होता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। फर्स्ट है जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक एक्टिविटी। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो जीन होता है ये जो जेनेटिक एक्टिविटी होता है उसका ये बेसिक यूनिट होता है और इसका जो खोज किया था, जीन का जो खोज किया था वो किया था जोहानसन ने 1909 में जो है वो जोहानसन ने इसकी खोज किया था। और सेकंड है कि इट इज फाउंड इन आरएनए। क्या इसमें आरएनए पाया जाता है। तो देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसमें आरएनए नहीं बल्कि ये डीएनए, तो इसमें जो है वो डीएनए पाया जाता है, या कहा जाए तो ये द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है दैट कंटेन द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड अ जीन। तो सेकंड तो गलत हो गया, केवल इसका करेक्ट एक ही है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी 101 नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह जो है उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर पे है। तो ये एक तरीके से देखिए डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने प्रारंभिक बिंदु से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे वो खड़ा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 15789 को XTZAL और 4346 को NPSU के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में 23549 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसको लिखा जाएगा NPTSL के फॉर्म में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि 7 से जो 18 है तो यहाँ पे 7 इंटू 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 18 आएगा। ऐसे यहाँ पे 18 इंटू 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पे 40 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 84 आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो उसमें कितनी बार 3 आएगा। तो जो 3 आएगा वो टोटल 20 बार आएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प के द्वारा पूर्ण करना है। 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 18 है, 40 है। तो इसमें देखिए 3 दूनी 6 होता है, 6 त्रिक 18 होता है और यहाँ पे जो है 18 चौक के 72। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और ऐसे नीचे भी चल रहा है 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो यहाँ पे जो है एक एक एक्स्ट्रा, ऊपर भी एक एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी है,
20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए जो पिता की वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे जो है शब्द दिए हैं उसमें सार्थक शब्द का जो है वो क्रम से उसको लगाना है। तो इसको हम अगर क्रम से लगाएंगे तो जो है सबसे पहले आएगा आगमन, फिर आएगा परिचय, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा जो है चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है वो संस्तुति होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 से भिन्न कौन है? तो जो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 398 जो है वो अन्य से भिन्न है क्योंकि देखिए इसमें क्या है 3 + 9 + 8 बराबर जो है वो 20 हो रहा है और यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है वो 21 आ रहा है इनका योग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित समूह में कौन जो है इसमें नहीं है? तो आंख, दांत, कान, टुड्डी, इसमें से भिन्न कौन है? तो इसमें जो है टुड्डी इनसे भिन्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। आंख का काम देखना होता है, कान का काम जो है वो सुनना होता है और दांत का जो काम होता है वो चबाना होता है, परंतु ठुड्डी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है। अगर सभी को क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान जो है वो मध्य में होगा? तो मध्य में जो होगा वो होगा सी। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह का 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो वो होगा मंगलवार। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 36 पाई है। इसको 6 बराबर भागों में बांटा जाए तो चाप पी क्यू है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो देखिए जो चाप पी क्यू की लंबाई होगी वो 2 पाई होगी। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45 अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम कितना अंक है? तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो जवाब आएगा वो बी आएगा। टोटल जो है 120 है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये करंट के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए हैं। तो देखिए जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना जो है 2010 में किया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो वित्तीय क्षेत्र के विकास, स्थिरता, अंतरनियामिकी समन्वय को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। डब्ल्यू रोस्टेव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? देखिए जो डब्ल्यू रोस्टेव है इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें इन्होंने जो आर्थिक विकास को बांटा है वो टोटल 5 चरणों में बांटा है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। 5 चरणों में पहला होता है प्रारंभिक समाज, फिर होता है आत्मपूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, फिर आत्मपूर्ति की अवस्था, फिर परिपक्वता की अवस्था, फिर उच्च जन उपभोग की अवस्था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस एक का महत्व जो है वो मीठी क्रांति से है? तो मीठी क्रांति से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे जो है शहद उत्पादन ये मीठी क्रांति से संबंधित है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। पूसा रूबी निम्न में से किसकी उत्तम किस्म है? ठीक है, जो पूसा रूबी है ये टमाटर की उत्तम किस्म है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 20.2% रही है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर का है। ये बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? देखिए जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो किया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? देखिए जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ये 1961 से लेके 1966 तक जो है तृतीय पंचवर्षीय का टाइम पीरियड रहा है और उसी बीच जो क्या कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था और द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1965 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? कौन सी फसल है जो नगदी फसल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे गन्ना नगदी है, तंबाकू नगदी है, रबर नगदी, परंतु सोयाबीन जो है नगदी नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? कहाँ पे जो है देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र
बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा जयपुर में। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो होगा वो बांधों को भूकंप जैसी आपदाओं से बचाना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। मई 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, का जो उद्देश्य था वो म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से जो प्रभावित लोग थे उनकी सहायता करना था। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। उसका सही जवाब बी हो जाएगा। और इस बार जो 2023 की जो थीम थी वो क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो कौन से देश का ये सम्मान है? तो ये सम्मान है पापुआ न्यू गिनी का। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी का ये सर्वोच्च सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और ये दिया गया है कब? 2023 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। पनडुब्बी बागशीर से संबंधित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए, जो पनडुब्बी बागशीर है, पहला स्टेटमेंट इसमें कि यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और सेकंड है कि इसका जो निर्माण है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। परंतु क्वेश्चन में तो असत्य पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ना ही एक ना ही दो, अर्थात ये दोनों ही जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? देखिए, इसका जो आयोजन हुआ है वो हैम्बर्ग जर्मनी में किया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन जो है वो तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। रेसेप तय्यिप एर्दोगन है, ये तुर्की के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ये लगातार इनका तीसरा कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो भारत में पहली जो पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है वो जो नोएडा फिल्म सिटी एवं जेवर में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके मध्य जो है इसको संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई है? तो जो सितवे बंदरगाह है ये कौन से राज्य में है, सॉरी कौन से देश में है ये? तो देखिए, ये जो है ये म्यांमार देश में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। म्यांमार में जो स्थित है सितवे बंदरगाह, वहाँ पे जो भारत का पहला मालवाहक जहाज गया उसकी अगवानी वहाँ पे किया गया है। और ये बंदरगाह जो है वो म्यांमार के रखाइन राज्य में है। ये बंदरगाह जो है वो कालादान जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके हिस्से के रूप में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? देखिए, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 है इसका जो शुभंकर है वो है जीतू। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। जीतू है। जीतू ये है बारहसिंघा है और ये आकर्षक जीवन एवं गर्व से गौरवान्वित होने का ये प्रतीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए, यहाँ पे है पहला कथन, 2023 में यह पुरस्कार जो है टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके जो लेखक हैं वो जॉर्जी गोस्पोडिनो हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का दिया गया है वो दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को और इनकी बुक का नाम है टाइम शेल्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर को 5.8% तक अनुमानित किया गया है। ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? देखिए, जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? देखिए, जो राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी है इसकी जो स्थापना
के लिए आधारशिला जो रखा गया है वो द्वारका गुजरात में रखा गया, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और ये टोटल जो है 970 करोड़ रुपए की लागत से ये काम प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। मई 2023 में G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? देखिए जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 का, वो हुआ है हिरोशिमा जापान में, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। हिरोशिमा जापान में इसका हुआ है और ये 49वां शिखर सम्मेलन था। ये 49वें नंबर का ये जो है शिखर सम्मेलन था और इस सम्मेलन में जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए थे वो प्रधानमंत्री ने किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पे स्थान दिया है? तो देखिए इसमें जो है कवर पेज पे स्थान मिला है दीपिका पादुकोण का, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए जो दुबई स्थित जो एयरलाइन है एमिरेट्स, उसके द्वारा जो विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया है, इसका जो नाम है वो है सारा, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सारा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है? देखिए जो खाइबर का परीक्षण किया गया है वो ईरान के द्वारा किया गया, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा और ये लंबी दूरी मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल जो है वो नहीं है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस अनुच्छेद का सहारा लेते हुए, वो है अनुच्छेद 239 ए, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो ये देखिए नौसैन्य अभ्यास है टाइगर शार्क 40 और इसका जो आयोजन है वो बांग्लादेश के चट्टोग्राम में किया गया है और इसके में जो दो देश शामिल हुए हैं वो बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ग्लोबल वेल्थ जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है वो लंदन यूके में किया गया है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा ये टेस्ट समाप्त होता है। टेस्ट की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी और ये जो पीडीएफ होगी ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री होगी, वहाँ पे आप इसको ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ से क्या होगा कि आप टेस्ट को अपने खुद से देख सकते हैं, आपको और भी हेल्प हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।